हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीआर पाठशाला। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। ये वीडियो हमारी संपूर्ण बैच से रिलेटेड रहेगी। जो संपूर्ण बैच हमने शुरुआत करी है, वहां पे मैंने आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी इंडियन जियोग्राफी के बारे में। जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए, फैक्ट्स जो थे वो हमने पढ़े थे आपके उस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए जाके। वहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई है, फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स और आपकी नॉलेज, उन दोनों का बैलेंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप लोगों में बैलेंस होना चाहिए, फैक्ट्स का भी और उसके साथ-साथ नॉलेज का भी। अगर ये बैलेंस जो है डगमगा गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? आप नॉलेज के भरोसे भी नहीं जा सकते, आप सिर्फ फैक्ट्स के भरोसे भी नहीं जा सकते एग्ज़ाम में, ठीक है? अब दोनों चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की, जो हमें शुरुआत करनी है। हम देखेंगे प्राकृतिक रूप से, हम देखेंगे फिजियोग्राफी। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में मैं बात करूंगा फिजियोग्राफी की। हिमाचल, सॉरी, आपके इंडिया को फिजियोग्राफिकली दो भागों में हम बांटते हैं। वैसे एक ही भाग में जो है अक्सर पढ़ा दिया जाता है पूरी इंडियन ज्योग्राफी को, लेकिन मैं मानता हूं कि दो भागों में। एक तो आपका जो है जियोमॉर्फोकली, जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से, और दूसरा आपका जो है क्लाइमेटिक हिसाब से। दो रीजन देखेंगे, एक क्लाइमेटिक रीजन और दूसरा देखेंगे जियोमॉर्फिक रीजंस। दो हिसाब से जो है हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे। जिस प्रकार जियोमॉर्फिकली, अब जो मैं रीजंस की बात कर रहा हूं उसके अंदर कैसी कैसी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो बात करेंगे नॉर्थ के बारे में। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जो आपके उत्तर में है, उत्तर में और उत्तर पूर्वी जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तर और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे अब। एक जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से जो है एक रीजन ये बनता है। दूसरा रीजन क्या बनता है हमारा, नॉर्थ के जो प्लेन्स हैं, जो हमारे उत्तर के मैदान हैं, उत्तर के मैदान। तीसरा जो रीजन बनेगा, तीसरा रीजन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पठारी क्षेत्र। जो प्रायद्वीप में हमारा पठार है, जो प्लेट्यूज है हमारे, पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसको हम बोलते हैं, वो पठारों की बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे भाई तटवर्ती मैदानों की बात। तटवर्ती मैदानों की बात की जाएगी यहाँ पे हमारे द्वारा। जो भी हम देखते हैं भाई कोस्टल के पास, जो कोस्ट के पास हमें जो है प्लेन्स देखने को मिलते हैं, उनकी बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम बात करेंगे आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स के बारे में, दो आइलैंड्स मुख्यतः हम पढ़ते हैं, आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से हमने जो है पांच रीजन्स में जो है डिवाइड कर दिया इस चीज को। बेसिकली क्लाइमेट के हिसाब से हम देख रहे हैं भाई, डेजर्ट वाला क्षेत्र, भारत का ऐसा क्षेत्र जो कि डेजर्ट वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। डेजर्ट वाला क्षेत्र, डेजर्ट किसको बोला जाता है भाई, रेगिस्तान किसको कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पे हमें एनुअली, जहां पे हमें सालाना वार्षिक रूप से जो है 25 सेंटीमीटर से जो है कम रेनफॉल देखने को मिलती है। जहां पे रेनफॉल जो है लगभग 25 सेंटीमीटर से कम होती है सालाना, एनुअली, उस क्षेत्र को हम जो है डेजर्ट बताते हैं। दो प्रकार के डेजर्ट रहते हैं पूरे भारत में। एक कोल्ड डेजर्ट की हम बात करते हैं। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है हमारा, यहाँ पे हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्षेत्र लद्दाख का। उसके साथ साथ यहीं पे जो है, यहाँ पे सम एरिया ऑफ हिमाचल। इस कोल्ड डेजर्ट में कौन सा आएगा भाई, कोल्ड डेजर्ट में एरिया आएगा आपका लद्दाख का बेसिकली। उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश का, ये हम बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट में। इसके साथ साथ आपका हॉट डेजर्ट जो रहता है, कौन सा, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, इसकी भी बात की जाएगी। थार डेजर्ट आपका जो है, क्या बोलते हैं हम थार डेजर्ट को, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये चर्चा हमारी जो है बेसिकली रहेगी किसमें, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, फिजियोग्राफी में हम ये बात करेंगे। चाहे तो आप जो है इस लद्दाख को, लद्दाख के क्षेत्र को, सम एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं आप। उत्तर और उत्तर पूर्वी जो आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, वहां पे भी हम इस चीज को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अलग से क्लाइमेट के हिसाब से हम अलग से जाएंगे। वैसे ही आप थार डेजर्ट को यहाँ पे जो है नॉर्थ प्लेन में रख सकते हो। गुजरात आपका, राजस्थान का एरिया ये रहता है नॉर्थ प्लेन। किस प्रकार से रहता है ये रीजन, किस प्रकार से बांटा गया है, देखिए मैं आप लोगों को हल्का बताता हूँ यहाँ पे।
जैसे आपके जो है, ये मान लिया जाए आपका माउंटेन वाला एरिया है, जैसे हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ में देखने को मिल रहा है और नॉर्थ ईस्टर्न में, हमें उत्तर में और उत्तर पूर्वी में जो है हमें इस प्रकार के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये माउंटेन्स खत्म होंगे तो एक जो है मैदान शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएंगे शुरू मैदान, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ प्लेन। उत्तर में, भारत की उत्तर तरफ हमें जो है कुछ मैदान देखने को मिलते हैं, जिसको हम उत्तरी मैदान बोलते हैं। तो इस रीजन को कहा जाता है प्लेन्स, इस रीजन को कहा जाता है प्लेन्स। उसके बाद आएंगे पठार वाले क्षेत्र। पठार क्या बोलते हैं, पठार बेसिकली जो है सी लेवल पे नहीं होता, हल्की सी उठी हुई भूमि होती है, लेकिन ऊपर से कैसी होती है, ऊपर से बिल्कुल प्लेन होती है, ऊपर से जो है बिल्कुल प्लेन होती है, हल्की सी उठी हुई भूमि होती है, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज, आपके जो है पठार। उसके बाद हम बात करेंगे आपके तटवर्ती मैदानों की। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई यहां पे मान लेते हैं, यहां पे आपका जो है सी शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोई सागर है, सागर के किनारे जो ये क्षेत्र है इसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स, तटवर्तीय मैदान। क्या कहा जाता है इसे, कोस्टल प्लेन्स। हमारी जो चर्चा होगी भाई, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है हमारे कोस्टल प्लेन्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बाकी आपके आइलैंड्स, जैसे कि इन सागरों में आपके कुछ आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है, आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलता है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है आइलैंड्स, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इस प्रकार से हम जो है चीजों को पढ़ेंगे। हमारी जो शुरुआत होगी भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले तटवर्ती मैदान करेंगे, हम तटवर्ती मैदानों की। जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं भाई जियोमॉर्फोलॉजी से, तो हम शुरुआत कर रहे हैं कोस्टल प्लेन से, ठीक है। तटवर्ती मैदान की अगर मैं बात करूं तो दो ही हमें तट देखने को मिल रहे हैं। क्या, कौन से तट है भाई, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो समुद्र, जो आपके सागर के साथ लगने वाला जो क्षेत्र है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका कोस्टल प्लेन्स बोल रहे हैं, बिल्कुल कोस्ट पर है यहाँ पे, यहाँ पे कोस्ट है, ये तट है आपका। इस मैदान को क्या कहा जाएगा, तटवर्तीय मैदान कहा जाएगा, ठीक है। ये जो हिस्सा है आपका, ये समुद्र के साथ जो है टच कर रहा है, ठीक है। कौन से समुद्र के साथ टच कर रहा है भाई, तो दो हमें जो है कोस्टल प्लेन्स देखने को मिल रहा है। एक हमें जो है पश्चिमी साइड का कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है, और एक हमें देखने को मिलता है पूर्वी पूर्वी तरफ का जो है कोस्टल प्लेन, या फिर आपका तटवर्तीय मैदान। अगर मैं पश्चिमी की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो सागर है, इसको कहा जाता है अरब सागर, अरेबियन सी। यहाँ पे आता है आपका अरब सागर। तो अगर मैं पश्चिमी की बात करूं तो अरब सागर, और आपका यहाँ पे ये कौन से घाट्स हैं, घाट के बारे में आप सिर्फ सुन लीजिए भी नाम की, मैं किस किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या बोला है मैंने, इसको कहा जाता है आपका पश्चिमी घाट। इसके बारे में डिटेल में बात होगी हमारी, इसके बारे में जो है हम आगे जो है डिटेल में बात करेंगे कि ये मैंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे जो ये क्षेत्र बनाया हुआ है, ये है आपके पश्चिमी घाट। उसी प्रकार से जो ये क्षेत्र बनाए गए हैं यहाँ पे मेरे द्वारा, इनको कहा जाता है पूर्वी, इनको कहा जाता है पूर्वी घाट, क्योंकि पूर्व में है, इनको कहा जाएगा पश्चिमी घाट। ये क्यों बनाया हुआ मैंने यहाँ पे भाई, इतना चौड़ा है, लंबा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके ये मैंने कटे कटे बनाए हुए, इनकी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात समझिए कि अरब सागर और आपके पश्चिमी घाट के बीच का जो ये क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र मैं बोल रहा हूं यहां तक, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका पश्चिमी पश्चिमी तरफ का जो है तटवर्तीय मैदान, पश्चिमी मैदान इसको कहा जाएगा तटवर्तीय, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। उसी प्रकार यहाँ पे जो आपका सागर है, इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे आती है आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और आपके पूर्वी पूर्वी घाट के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, पूर्वी तटवर्तीय मैदान। ये दो बात मैंने करी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य का क्षेत्र हो गया एक तो, और दूसरा कौन सा है आपका, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य का क्षेत्र। ये दो प्रकार के हमें तटवर्ती मैदान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो है पूर्वी तरफ का जो तटवर्ती मैदान है, ये ज्यादा चौड़ा देखने को मिलता है। वो तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को जो है हल्का सा बताया, लेकिन ज्यादा जो चौड़ा मैदान रहता है, वो ज्यादा चौड़े जो तटवर्ती मैदान रहते हैं, ये पूर्वी साइड के रहते हैं। कारण क्या है भाई इनका चौड़े होने का, ज्यादा चौड़े क्यों देखने को मिलते हैं हमें, इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी नदियों के द्वारा जो है डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है। बहुत सी नदियां आती हैं, जिस प्रकार आपकी जो है यहाँ पे महानदी है, महानदी आ रही है भाई, यहाँ पे जो है एक विशाल डेल्टे का निर्माण कर रही है, विशाल डेल्टा जो है वो बनाया जा रहा है इसके द्वारा। उसी के साथ साथ भाई गोदावरी नदी यहाँ पे आती है, आपकी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के द्वारा एक डेल्टा का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे आपकी आती है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के द्वारा एक डेल्टा का निर्माण किया जाता है। लास्ट में आपकी कावेरी नदी, कावेरी नदी के द्वारा जो है डेल्टाओं का निर्माण किया जा रहा है।
तो ये डेल्टास जो विशाल विशाल डेल्टास बन रहे हैं, इन्हीं के कारण क्या है भाई, आपका जो पूर्वी तटवर्तीय मैदान है इसकी चौड़ाई पश्चिमी तटवर्तीय मैदान के मुकाबले जो है वो अधिक रहती है, ये ज्यादा रहती है। ठीक है, ये हमने जो है कुछ बातें करी भाई हमारे जो है तटवर्ती मैदान की। अब हम शुरुआत करेंगे, पहले हम देखेंगे भाई कौन से नाम क्या दिया जाता है भाई, जहां पे ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है तो मैंने संपूर्ण रूप से बोल दिया कि हाँ भाई इसको पूरी तरीके से क्या बोला जा रहा है, इसको पश्चिमी तटवर्ती मैदान कहा जा रहा है। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे ये भी चीजें हैं कि जो यहाँ पे हमें क्षेत्र देखने को मिलता है इसका कुछ अलग नाम है, इसको कुछ अलग नाम दिया जा रहा है। उसी प्रकार जो ये क्षेत्र है इसको कुछ और अलग नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है हमें सॉइल अलग देखने को मिलेगी, यहाँ पे सॉइल अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आते आते जो है वो कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, कंडीशन चेंज होंगी, आपके स्टेट चेंज होंगे और उसकी वजह से इनके नाम भी बदलेंगे भाई, इनकी जो है चौड़ाई भी बदलेगी। ठीक है, इनके गुण भी बदलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बात बताना चाहूंगा एक कि आपका जो पश्चिमी तटवर्तीय मैदान है ये एक प्रकार का सबमर्जेंट कोस्ट है। इस चीज को याद रखना भाई, जो आपका पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, यह है आपका एक प्रकार का सबमर्जेंट कोस्ट। क्या है भाई, सबमर्जेंट, जलमग्न है ये। किस प्रकार से, जो हमें यहाँ पे क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो ये क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा ये कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे पानी ही पानी है भाई, यहाँ पे पानी ही पानी है और ये जो है आपकी ये ढलान है, ये सिंपली एक ढलान है, इसके अंदर कुछ भी बिखरा नहीं है भाई, बिल्कुल सबमर्जेंट है, जलमग्न है। जल जो है ऊपर तक टच कर रहा है, यहाँ पे ऊपर तक जो है टच कर रहा है, यहाँ पे इसको कहा जाता है सबमर्जेंट। दूसरा क्या होता है भाई, एक होता है आपका एमर्जेंट, एक होती है आपकी एमर्जेंट कोस्ट। एमर्जेंट कोस्ट किस प्रकार से होती है, एमर्जेंट कोस्ट कुछ इस प्रकार रहती है आप लोगों की। एमर्जेंट कोस्ट जो है इस प्रकार रहती है। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई जो पश्चिमी साइड है यहाँ पे तो हमें कुछ इस प्रकार की कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, यहाँ पे सीधी ढलान देखने को मिलती है, पानी सीधा ऊपर तक टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ढलान कुछ इस प्रकार से है भाई, कुछ इस प्रकार से जो है वो घाटी टाइप बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये चेंजेस है। पूर्वी साइड है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एमर्जेंट कोस्ट, और जो पश्चिमी साइड है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सबमर्जेंट कोस्ट। इसका बताने का भाई रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना भाई, यहाँ पे जो शिप्स हैं आप लोगों की, जो शिप्स आ पाएंगी, तो शिप्स जो है टोटली आपकी आगे तक आ सकती है, यहाँ लास्ट तक जो है शिप्स आ सकती हैं, क्योंकि उसको रोकने के लिए, शिप को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर यहाँ पे शिप आ रही है आप लोगों की, तो शिप ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र तक आएगी, सिर्फ यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि उसके बाद जो है ये टकरा जाएगी, ये टकरा जाएगी आपके कोस्ट के साथ, तो पूरा अंदर तक नहीं आ सकती। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमें जितने भी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो नेचुरल होंगे, पहले से बने हुए हैं भाई, क्योंकि शिप जो है यहाँ तक आ रही है। लेकिन पूर्वी तरफ की अगर मैं बात करूं, पूर्वी तरफ हमें मैन मेड देखने को मिलेंगे, हमें खुद बनाना पड़ेगा, हमें ये क्षेत्र जो है वो खुद सही करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो शिप अंदर तक आ सकती है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बेशक यहाँ पे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया आपका, कैसा एग्जाम्पल है भाई, वो सबमर्जेंट का एग्जाम्पल है, वो डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं, कहां पे हमें देखने को मिलता है। कुछ कुछ जो है एक्सेप्शंस है यहाँ पे भी, लेकिन बेसिकली अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि हमारा जो पश्चिमी तरफ का जो तटवर्तीय मैदान है ये कैसा है, ये सबमर्जेंट कोस्ट है। यहाँ पे जो है हमें नेचुरल रूप से, नेचुरली जो है प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमें कैसे कृत्रिम, मैनमेड, खुद बनाने पड़ते हैं, तब जाकर जो है हमारी बोट अंदर तक एंटर कर सकती है, तब जाकर जो है शिप अंदर तक एंटर कर पाएगी। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने याद में रखनी है। अब हम बात करेंगे एक एक करके हमारे तटवर्तीय मैदान को, अलग अलग जो है करके जो है तटवर्तीय मैदानों को देखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं भाई पश्चिमी तरफ की बात, पश्चिमी साइड देखते हैं कि भाई कौन से तटवर्तीय मैदान है। अगर मैं पश्चिमी साइड सबसे पहले बात करूं तो हमारे तटवर्तीय मैदान शुरू होते हैं गुजरात से। गुजरात का जो ये क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिल रहा है भाई, इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, ये क्षेत्र जो है यहाँ से शुरुआत होती है तटवर्तीय मैदान की, कौन सी तरफ के, पश्चिमी तटवर्तीय मैदान की। इस तटवर्तीय मैदान को कहा जाता है कच्छ तटवर्तीय मैदान। कच्छ क्या होता है भाई, कच्छ जो है ये बेसिकली जो है आप लोगों के कछुए से लिया गया शब्द, कछुए से लिया गया शब्द है। आप लोग अगर ध्यान से देखें इसको तो ऐसा लगता है भाई कि जो कछुआ है वो उल्टा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कच्छ तटवर्तीय मैदान। यहीं पे जो है आपकी लूनी रिवर,
लूनी रिवर आके जो है यहीं पे गायब हो जाती है। ठीक है, यहीं पे आके जो है ये लूनी रिवर गायब हो जाती है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये कच्छ तटवर्ती मैदान जो है बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। एक इसको इसको बांट दिया जाता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ में, और दूसरा भाग रखा जाता है भाई लिटिल रन ऑफ कच्छ। एक तो है आपका एक तो है आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ और दूसरा है आपका लिटिल रन ऑफ कच्छ। और क्या याद रखना है भाई हमें इसमें इसमें याद रखना है कि जो यहाँ पे लैंड है, जो यहाँ पे सॉइल देखने को हमें मिलती है, ये थोड़ी मार्शी टाइप है। ये जो है थोड़ी दलदली टाइप है, क्योंकि तटवर्ती मैदान है तो यहाँ पे जो पेनिट्रेट करता है पानी, ये थोड़ा सैलाइन होता है भाई, नमकीन पानी होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो है सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो है जो ये मार्शी लैंड बन रहा है, दलदली मैदान जो बन रहा है, ये कैसा होगा, ये सलाइन होगा भाई, थोड़ा नमकीन सा देखने को मिलेगा। जिसकी वजह से जो ये क्षेत्र रहता है हमारा, जो ये कच्छ का तटवर्ती मैदान रहता है, ये रहता है वेजिटेशन लेस रहता है। यहाँ पे हमें जो है ज्यादातर जो है पैदावार चीजों की, वनस्पति की ज्यादातर देखने को नहीं मिलती, वेजिटेशन लेस रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक जो है प्रकार के ग्रासलैंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं बन्नी ग्रासलैंड्स। बन्नी ग्रासलैंड्स जो है यहाँ पे होते हैं कौन सी तट में, ये होते हैं कच्छ तटवर्ती मैदान में। आप लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बन्नी ग्रासलैंड से रिलेटेड। कैसे, कहाँ पे होते हैं ये जगह, कौन सी जगह पे हो रहे हैं, ऐसी जगह पे हो रहे हैं जहाँ पे जो मिट्टी है वो ओवर सैचुरेटेड है, दलदली है, जिसके अंदर मात्रा जो है पानी की ज्यादा है। किस प्रकार का पानी है, तो नमकीन पानी है, सलाइन है। तो यहाँ पे जो है किस प्रकार के हो रहे हैं, बन्नी ग्रासलैंड। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में होते हैं, तो ये गुजरात के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, कच्छ तटवर्ती मैदान में। इसके अलावा जो आपका ये मैदान रहता है, इसको हम व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद जो ये आपका तटवर्ती मैदान खत्म होता है, यहीं पे जो है हमें एक खाड़ी भी देखने को मिलती है। इसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो ये क्षेत्र है जहाँ ये पानी आपका आ रहा है, यहाँ पे आपका जो पानी खड़ा हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ की खाड़ी कहा जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहां से हमारा शुरू होता है दूसरा, यहां से दूसरा जो है तटवर्ती मैदान शुरू होता है। इसको कहा जाता है काठियावाड़ तटवर्ती मैदान। इसको क्या कहा जाता है, काठियावाड़ तटवर्ती मैदान। इससे हमें क्या याद रखना है भाई, इससे एक तो बेसिक चीज यही है कि अभी जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये कौन से स्टेट की बात हो रही है, ये गुजरात की बात हो रही है। ये आपका हमने कच्छ पढ़ा है, यहाँ पे भी गुजरात था। ये काठियावाड़ भी कौन से क्षेत्र में आता है, ये गुजरात राज्य में आता है। ठीक है, यहाँ पे काठियावाड़ जो तटवर्ती मैदान है, यहाँ पे काफी हिल्स हमें देखने को मिलते हैं। काफी हिल्स हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध जो हिल्स है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इनको कहा जाता है गिर हिल्स। इनको कहा जाता है गिर हिल्स। ठीक है, गिर नेशनल पार्क आप लोगों ने सुना होगा भाई, गिर नेशनल पार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है, तो एशिया के अंदर एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे एशियाटिक हमें लाइन्स देखने को मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क में जो है एशिया का एकमात्र ऐसा है जहां पे हमें एशियाटिक लायंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं बब्बर शेर जिनको हम बोलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कहाँ पे आता है ये क्षेत्र हम बात कर रहे हैं काठियावाड़ तटवर्ती मैदान की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दो हमने पढ़े भाई मैदान। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम गुजरात तटवर्ती मैदान की। स्पेशली अब तो नाम भी डायरेक्टली दे दिया गया भाई कि गुजरात तटवर्ती मैदान। ये क्षेत्र जो है कुछ लगभग यहां से शुरू होगा और दमन तक जाएगा। दमन दमन तक जाएगा। ये काठियावाड़ तटवर्ती मैदान जहां से समाप्त हो रहे हैं, उससे लेकर दमन तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाई गुजरात तटवर्ती मैदान जो है, इसको कहा जाता है। ये जो है हमें काफी फर्टाइल लैंड देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके मुकाबले जैसे कि यहाँ पे तो भाई मार्शी लैंड थी, कैसा नमकीन पानी था भाई, यहाँ पे सलाइन वाटर था, तो इतनी ज्यादा अच्छी जो है कल्टीवेशन नहीं हो पाती थी चीजों की। हमें सिर्फ यहाँ पे ग्रासलैंड्स देखने को मिले थे, जिनको हमने कहा था बन्नी ग्रासलैंड। उसके बाद जो हमें फर्टाइल लैंड देखने को मिलता है गुजरात में स्पेशली, तो वो इसी तटवर्ती मैदान में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है ब्लैक लावा सॉइल। ब्लैक लावा सॉइल जो है वो पाई जाती है, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है भाई। कॉटन कल्टीवेशन जो है वो बहुत बेहतरीन होता है, यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट होता है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है भाई, ये हम गुजरात तटवर्ती मैदान की बात कर रहे हैं। एकमात्र आपका जो है फर्टाइल एरिया यहाँ पे टेक्सटाइल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑयल रिसोर्सेज के लिए भी ये जगह जो है इंपॉर्टेंट रहती है। आप लोगों ने हल्की सी चीजें जो है ये ध्यान में रखनी। तो अब बात करते हैं हम दमन से लेकर गोवा तक। दमन से लेकर आपके जो गोवा है यहां तक का जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट इसको कहा जाता है। बेसिकली कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, कौन से राज्य की बात हो रही है,
तो ये महाराष्ट्र का जो तटवर्तीय मैदान है, महाराष्ट्र राज्य का जो तटवर्तीय मैदान है, इसको कहा जाता है कोंकण कोस्ट। इतनी बात आप लोगों ने जो है इसके बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे फिशरमैन कम्युनिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो फिशरमैन कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। मछुआरों के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं कन्नड़, कन्नड़ कोस्ट की। कन्नड़ कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये शुरू होता है हमारा गोवा से लेकर मैंगलोर तक। गोवा से लेकर मैंगलोर तक कौन सा क्षेत्र रहेगा ये आपका, इसको कहा जाएगा कन्नड़ा कोस्ट। कन्नड़ा कोस्ट इसको कहा जाता है। कौन से राज्य के तटवर्ती मैदान है, तो ये जो है आपका कर्नाटक राज्य का तटवर्ती मैदान है। मैचिंग के लिए भी आ सकता है भाई, एक तरफ आपके राज्यों के नाम दिए जाएंगे और एक तरफ आपका जो है तटवर्ती मैदान का नाम दिया जा सकता है, आपको मैच करना है। तो ठीक है, इतना भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, कर्नाटक का जो तटवर्ती मैदान है इसको क्या कहा जाता है, कन्नड़ा कोस्ट कहा जाता है, कन्नड़ा तटवर्ती मैदान इसको कहा जाता है। ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं भाई पश्चिमी तटवर्ती मैदान में मालाबार तट की। बहुत इंपॉर्टेंट है मालाबार तट। कौन से क्षेत्र, कौन से राज्य का ये तटवर्ती मैदान है, तो ये केरल का मैदान है, ठीक है। कहां से कहां तक इसका जो है हमें देखने को मिलता है क्षेत्र, तो ये मैंगलोर से शुरू हो जाता है, मैंगलोर कर्नाटक से ये शुरू हो जाता है और ये लास्ट आपका जो है कन्याकुमारी तक जाता है। आपका मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र रहेगा इसको कहा जाता है मालाबार तट। केरल का ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बैक वाटर्स के लिए, बैक वाटर के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। बैक वाटर जिसको वहां पे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है, कयाल जो है इस क्षेत्र को कहा जाता है। बेसिकली होता क्या भाई, कयाल, कयाल बेसिकली आपका जो है ऐसा शांत क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो है शांत क्षेत्र होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये आपका जो है ये केरल की बात कर रहा हूं, तो हल्का सा आपको एक नैरो जगह देखने को मिलेगी, एक नैरो स्थान देखने को मिलेगा। यहां से नदियों का पानी जा रहा है, यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में नदियों का पानी भी आ रहा है और इस साइड से जो है आपका अरब सागर का भी पानी जो है इस क्षेत्र में आकर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो पानी होता है ये ब्रैकिश टाइप होता है, ब्रैकिश टाइप जो है थोड़ा सा ब्रैकिश कलर का जो है पानी होता है, बिल्कुल शांत होता है। ये पानी जो है शांत होता है। एक तरफ से जो है, एक तरफ से नदियों का पानी इसमें एंटर करता है इस स्थान में, इस क्षेत्र में, और दूसरी तरफ से इसमें कौन सा पानी जाता है, इसमें सागर का पानी जाता है। कौन से सागर का भाई, अरब सागर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इस क्षेत्र को बेसिकली क्या कहा जाता है, बैक वाटर्स इसको कहा जाता है। लेकिन केरल में स्पेशली इसको नाम क्या दिया गया है स्थानीय भाषा में, कयाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कयाल से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है भी कौन से क्षेत्र के लिए, कौन से क्षेत्र में ये जो है प्रसिद्ध रहते हैं कयाल्स। तो कयाल्स जो है ये प्रसिद्ध हैं कहाँ के, केरल के। अगर तट की बात करें तो मालाबार तट में हमें देखने को मिलते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखनी बात, ठीक है। ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान की मैंने बात करी। अब मैं बात करता हूँ भाई पूर्वी तटवर्ती मैदान की। पूर्वी तटवर्ती मैदान में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं भाई यहाँ से शुरुआत कहाँ से हो रही है। शुरुआत के लिए हमने रखा है भाई यहाँ पे सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी से लेकर आपका गोदावरी नदी तक, गोदावरी नदी और सुवर्ण रेखा नदी के बीच में जो क्षेत्र है, जो ये तटवर्ती मैदान है, ये बेसिकली कौन से राज्य का है, तो ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। क्या नाम कहा जाता है इसको, क्या नाम दिया गया है, उत्कल तटवर्तीय मैदान इसको कहा जाता है। आप लोगों ने याद रखना है भाई, उत्कल तटवर्तीय मैदान जो है इसको कहा जाता है। बेसिकली उड़ीसा में है। कुछ क्षेत्र जो है इसका, कुछ क्षेत्र जो है इसका बेसिकली यहीं पे, यहाँ पे भी आता है, आंध्र प्रदेश में भी आता है। इसी स्थान पे, इसी उत्कल तटवर्ती मैदान में हमें एक पुलिकट लेक भी देखने को मिलती है भाई। पुलिकट लेक भी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आप लोगों को ये भी याद रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं हम अब गोदावरी से लेकर आपका जो है कृष्णा नदी तक, गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी तक जो ये तटवर्ती मैदान है इसको कहा जाता है काकीनाडा। इसको कहा जाता है काकीनाडा या फिर आंध्र आंध्र तटवर्तीय मैदान, ठीक है। काकीनाडा या आंध्र तटवर्तीय मैदान इसको कहा जाता है। बेसिकली कौन से स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट आप लोगों को याद रखना है भाई, स्टेट है आपकी आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लेक फेमस है, ये है आपकी कोलेरू लेक। ये है आपकी कोलेरू लेक। कोलेरू लेक बेसिकली क्या था भाई, कोलेरू लेक जो थी ये बेसिकली एक प्रकार की लैगून हुआ करती थी। ये जो है एक प्रकार की लैगून हुआ करती थी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से जो है ये एक लैगून हुआ करती थी पहले। अभी तो हम वर्तमान में इसको जो है इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक है भाई कोलेरू। कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश की एक फ्रेश वाटर लेक है। लेकिन इनिशियली शुरू में क्या होती थी, ये एक प्रकार की लैगून हुआ करती थी, कुछ इस प्रकार यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलती थी। लेकिन क्या होता है भाई, समय के साथ साथ ज्योग्राफिकल कंडीशंस बदलती रहती हैं। क्या हुआ भाई, यहां से जब गोदावरी नदी आई, गोदावरी नदी ने जो है, गोदावरी नदी ने डेल्टा का निर्माण किया। यहाँ पे जो है आके, यहाँ पे जो आके जो है कचरा इकट्ठा किया भाई, मिट्टी इकट्ठा की। तो क्या होने लगा भाई, एक तरफ तो आपकी गोदावरी नदी ने इकट्ठा किया, दूसरी तरफ से इसके नीचे से जो है आती है यहाँ पे
कृष्णा नदी भी जो है अपना डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाते बनाते जो है ये तटरेखा जो थी, जो कि पहले यहां हुआ करती थी, अब ये तटरेखा कुछ इस प्रकार बन गई है। और ये जो है आपकी लेक, ये चारों ओर से जो है वो घिर चुकी है, चारों ओर से जो है कवर हो चुकी है। इसको कहा जाता है क्या, कोलेरू लेक कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। शुरुआत में क्या थी ये, इनिशियली जो है ये एक प्रकार की लैगून हुआ करता था। इनिशियली जो है ये लैगून हुआ करता था, ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, लास्ट हम बात कर रहे हैं, भाई कृष्णा नदी से लेकर आपका कन्याकुमारी तक। कृष्णा नदी से लेकर जो है कन्याकुमारी तक जो है हम बात करते हैं कोरोमंडल तट की। कोरोमंडल तटवर्तीय मैदान की हम बात करते हैं। कौन से राज्य की बात हो रही है, ये कौन से राज्य की बात हो रही है, तो ये लास्ट में हमें देखने को मिलता है भाई, तमिलनाडु की बात हो रही है, ये तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो है वर्षा होती है भाई, अभी विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स में जो है यहाँ पे हमें वर्षा देखने को मिलेगी। किस कारण होती है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, जो वापिस आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून हमें ठंड में देखने को मिलता है, जब वापिस आता है, तो वापिस आने के कारण ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में क्या बात करी मैंने, ये उत्तर पूर्वी मानसून की, इसके बारे में हमें चीजें बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि इस क्षेत्र में, इस कोरोमंडल तट में जो है वो वर्षा होती है विंटर्स में। किस कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, जो लौटता हुआ मानसून होता है उसके कारण जो है यहाँ पे वर्षा होती है। और इसी कोरोमंडल तट में जो है एक आपकी रिवर भी आती है, यहाँ से एक रिवर जो है इसको काटकर कहाँ पे मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इस रिवर का नाम क्या है भाई, इस रिवर का नाम है कावेरी। कावेरी रिवर जो है इसी कोरोमंडल तट को जो काटकर जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर मैं तटवर्ती मैदान की बात करूं कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन, ये कोस्ट की मैंने बात करी, यहाँ पे कच्छ है आपका कोस्ट, एक काठियावाड़ है, गुजरात कोस्ट है आपका, कोंकण कोस्ट है आपका। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा लंबाई कौन से कोस्ट की है, कौन से कोस्ट की सबसे ज्यादा लंबाई है, तो हमें सबसे ज्यादा लंबाई जो है गुजरात की देखने को मिलती है। गुजरात कोस्ट की जो सबसे ज्यादा लंबाई है, यहां से देखिए कुछ इस प्रकार से, यहां से अंदर भी आ रहा है, फिर बाहर भी जा रहा है, यहां से दोबारा अंदर आ रहा है, और लगभग दमन तक, दमन यहां से लेकर दमन तक हमें जो है ये गुजरात का ही कोस्ट देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य की कोस्ट की है, तो आपकी गुजरात के कोस्ट की है। उसके बाद मैं बात करता हूं भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो ज्वार भाटा है, जो सबसे ज्यादा ज्वार भाटा है कौन से जो है आपके जो है खाड़ी में आती है, तो ये खंभवात की खाड़ी में। भारत के अंदर सबसे ज्यादा ज्वार भाटा जो है, सबसे ज्यादा हाई टाइड्स जो है कहां पे आती हैं, तो सबसे ज्यादा हाई टाइड्स आती हैं, सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आती है आपकी खंभवात की खाड़ी में। ठीक है, अगर विश्व की बात करें तो कहां पे आएंगी, तो वो आएंगी फंडी की खाड़ी में, वो आएंगी गल्फ ऑफ फंडी में। अगर मैं टाइड्स की बात करूं भारत के रिस्पेक्ट में, तो सबसे ज्यादा कहां पे आती है, खंभात की खाड़ी में। अगर मैं विश्व की बात करूं सबसे ज्यादा हाई टाइड्स कहां पे आती है, सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहां पे आती है, तो गल्फ ऑफ फंडी। कहां पे है ये, कनाडा, कनाडा में हमें जो है ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात थी भाई हमारी, सबसे पहले हमने बात करी जियोमॉर्फोलॉजी की। तो जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहली जो चीज हमने देखी है भाई, ये हमने देखे हैं हमारे तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स की बात करी। होपफुली आप लोगों को जो है ये सारी डिटेल समझ में आई होगी, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हो कि आगे जो है ऐसे ही वीडियोस आए, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको जो है शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आइलैंड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे भाई आइलैंड्स के बारे में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।